15 साल की थी जब मामू अपने साथ दुबई ले गए थे क्योंकि मैं यतीम थी। मामू ने मुझे एक हबशी को बेच दिया। ना तो हबशी मेरे साथ गलत हरकत करता, ना ही कोई काम करवाता। मैं तो हैरान थी। हबशी के घर में बूढ़ी मुलाजमा रोज इशारों से कहती, भाग जाओ वरना तुम्हारा अंजाम भी बहुत बुरा होगा। मैं अनजाने मुल्क में कहाँ जाती। जब मैंने इसकी बात ना मानी तो एक दिन वो मुझे जबरदस्ती तय खाने में ले गई। मेरे तो जिस्म लरस गया। अंदर तो मैं अपने मामू के पास रहा करती थी क्योंकि मेरे बाप ने मेरी माँ को बहुत पहले तलाक दे दी थी और मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ की मौत वाक़या हो गई थी। मेरा बाप कौन था, कहाँ था, क्या करता था, मुझे कुछ मालूम नहीं था। इसलिए मैं हमेशा से अपने मामू के साथ ही रहती थी। उनके अपने भी बच्चे थे और मामी को हमेशा से ही मुझसे नफरत थी। वो सारे घर का काम मुझसे करवाती थी। मैं तो इस पर भी खुश थी कि कम से कम मुझे रहने के लिए जगह तो मिली हुई है। यही बहुत बड़ी बात थी कि 3 वक्त का खाना मिल जाता था, पहनने को कपड़े मिल जाते थे और मेरी इससे बढ़कर कोई ख्वाहिश थी भी नहीं क्योंकि मैं अपनी हुदूद जानती थी। बचपन से यही सब देखती आ रही थी कि खाना पकाती मैं थी और अच्छा और बेहतरीन खाना उनके बच्चों को मिलता था। उनका बचा हुआ मुझे मिल जाता। कपड़ों का भी यही हिसाब था। वो कपड़े किसी को पसंद नहीं आते थे, वो मुझे दे दिए जाते थे या फिर मामी अपने पुराने कपड़े काट कर छोटे करके मुझे पहना देती थी और मेरे मामू ये सब कुछ देखकर ही चुप रहते थे। इससे मैंने तो ये उम्मीद ही छोड़ दी थी कि मेरे हालात कभी बदलेंगे। मैं 15 साल की हो रही थी और मैं बहुत ज्यादा खूबसूरत थी। हमारे रिश्तेदार ये कहते थे कि मैं अपनी माँ की तरह हूँ और मेरी माँ भी बहुत खूबसूरत थी, जबकि मामी इतनी खूबसूरत नहीं थी। इसी वजह से उनकी बेटियां भी इतनी खूबसूरत नहीं थी और अब वो लोग इस चीज से भी जलती थी और मुझे इस चीज पर भी निशाना बनाया जाता था। लेकिन इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं था, इसलिए मैं खामोश रहा करती थी। एक दिन मामू जब काम से वापस आए तो मुझे कहा कि तुम्हारे रिश्ते की बात चला रहा हूँ, एक जगह तुम्हारी शादी कर दूंगा तो तुम्हें इस घर से और इनके मसाइल से निजात मिल जाएगी। मेरे लिए शादी या इस तरह की कोई चीज कोई मायने नहीं रखती थी क्योंकि मैंने कभी इस बात पर सोचा ही नहीं था। लेकिन जब मामू ने मुझे इस सब जुल्म से निजात की राह दिखाई तो मुझे भी लगा कि मेरी जिंदगी आसान हो जाएगी। इससे मैं खुश रहने लगी। मामू ने कहा कि इस बात का जिक्र तुम अपनी मामी से मत करना वरना वो इसमें भी रोड़े अटकाएंगी। मैं खुश रहने लगी। मुझे लगता था कि मैं बहुत जल्द इस घर से चली जाऊंगी और मेरी सारी मुश्किलात का खात्मा हो जाएगा। वो घर मेरा अपना होगा, मेरे शोहर का होगा और मैं अपनी मर्जी से रह सकूंगी वहाँ। अपनी मर्जी का पहनूंगी, अपनी मर्जी का खाऊंगी और इस तरह के बहुत से ख्वाब मैंने देख लिए थे। हालांकि मेरी उम्र इतनी नहीं थी और मैंने बाहर की दुनिया भी नहीं देखी थी, लेकिन मुझ पर गुजरने वाले हालात ने मुझे वक्त से पहले बड़ा कर दिया था। और जब मामू ने घर में जिक्र किया कि मैं इसकी शादी करवा रहा हूँ तो मैं भी चुप होकर सुन रही थी कि अब मेरी मामी और मामू ज़ाद क्या कहेंगे। मामी ने पूछा कि लड़का कौन है, क्या करता है। मामू ने बताया कि वो दुबई में होता है। इस पर मेरी मामी ववेरा करने लगी कि इसकी इतनी अच्छी जगह शादी क्यों करवा रहे हो, इसकी शादी की जगह अपनी बेटी की शादी करवा दो। लेकिन मेरे मामू किसी सूरत नहीं माने। उन्होंने मामी से जिद करके अपने और मेरे लिए कुछ शॉपिंग की और मुझे साथ लेकर दुबई चले गए। जिस दिन मैं उनके घर से निकली मुझे यूं लगा कि मेरे तमाम महरूमियों को अजाला हो जाएगा। और दुबई के बारे में मैंने जो सुना था उसके मुताबिक वो तो बहुत बड़ा मुल्क था और दुबई में रहने वाले बंदे से शादी करना इसका मतलब है कि पैसों में खोलना। और बस मैं उसी किस्म के ख्वाब देख रही थी कि वो अपनी बेटियों को छोड़कर मुझे एक अमीर और अच्छे शख्स के साथ क्यों शादी करवा रही है। लेकिन खुद ही सोचती थी कि शायद उनको खौफे खुदा आ गया है और ये बचपन से देखते आ रहे हैं कि मेरे साथ हर किस्म की चीजों में ज्यादती हो रही है, तो इसलिए ये मुझे इस सब से निकालना चाहते हैं। लेकिन जो भी था मेरी जिंदगी बदलने वाली थी और मैं इस बात से बहुत ही ज्यादा खुश थी। जब हम लोग दुबई में गए तो इस मुल्क को देखकर, उसकी खूबसूरती देखकर तो हैरान रही। तो मेरी दुनिया पहले ही घर तक महदूद थी और फिर दूसरा दुबई कैसा मुल्क है मेरे लिए, तो इसमें भी ख्वाब था। एक ऐसा ख्वाब था जो मुझे लगता था कि मैं जागती आंखों से देख रही हूँ और अचानक ख्वाब खत्म हो जाएगा और मैं मामू के एक होटल में पहले दिन जाकर रहे हैं और दूसरे ही दिन हम लोग एक खूबसूरत से घर में शिफ्ट हो गए। ना तो मेरे मामू ने मुझे उस शख्स से मिलवा दिया जिससे मेरी शादी होने जा रही थी और ना ही मैंने उसके बारे में पूछा, क्योंकि यहाँ आने के बाद तो मामू बिल्कुल ही बदल गए थे और रोजाना मुझे बाहर घुमाने लेकर जाते, मुफ्ती जगह दिखाते, खाना खाकर हम लोग घर वापस आ जाते। मेरे लिए तो असल जिंदगी ही ये थी। मुझे शादी से क्या लेना देना था। शादी तो मैं इसलिए करना चाहती थी ताकि मेरी जिंदगी आसान हो जाए, मैं उनकी बीवी और उनके बच्चों के तानों से निकल जाऊं। और अब लोग वो कहीं नहीं थे, सिर्फ मैं थी और आजादी थी। इसलिए मैंने मामू से पूछा ही नहीं कि वो कौन आदमी है और आप कब मेरी शादी करवा रहे हैं। मैं तो बस अपनी जिंदगी में मगन हो गई थी। मुझे यहाँ आए हुए 2 हफ्ते हो गए थे और इन 2 हफ्तों में मैंने जो जिंदगी गुजारी थी वो मेरे गुज़िश्ता 15 सालों पर भारी थी। मामू सुबह शाम मुझसे पूछते कि क्या खाना है और वही मुझे मंगवा कर देते। यहाँ तक कि मुझे उन्होंने कपड़े वगैरह भी लेकर दिए थे। सारा दिन हम लोग इधर उधर घूमते फिरते रहते थे। जहाँ दिल करता, जिस होटल में दिल करता बैठकर खाना खा लेते। मैं तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे वो मामू जो कि मुश्किल से गुजारा करते थे
वो कैसे इस मुल्क में आके पैसे उड़ा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि वो इस मुल्क में आए ही कैसे हैं, क्योंकि जानती थी कि मेरे मामू एक मामूली से नौकरी करते थे और इनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि महीने के खर्चे के अलावा हम कोई और भी चीज खरीदें। बल्कि अक्सर तो ऐसा होता था कि महीने के आखिर में बिल्कुल ही पैसे खत्म हो जाते थे और हमें उधार पकड़ना पड़ता था। लेकिन ये वो हालात थे जिनके मुतालिक मैं पाकिस्तान में सोचती रहती थी। दुबई में तो इन सब चीजों के मुतालिक सोच ही नहीं रही थी, बल्कि मुझे तो ये लग रहा था कि जैसे सब कुछ बदल गया है। या वो पाकिस्तान में गुजरा हुआ वक्त कोई भयानक ख्वाब था, या अभी वाला वक्त कोई अच्छा सा ख्वाब है। जिस चीज पर हाथ रखती हूँ मेरे मामू मुझे खरीद देते हैं, और वैसे ऐसा पैसा उड़ा रहे थे जैसे उनके पास कोई कानून का खजाना आ गया हो। तकरीबन 3 हफ्ते गुजरने के बाद एक दिन सुबह सुबह मेरे मामू ने कहा कि आज हम कहीं नहीं जाएंगे, आज ना तुम्हारे होने वाले शौहर घर में आएंगे। मैं तो इस बात को भूल चुकी थी, लेकिन खामोश हो गई, क्योंकि अब तो मैं खुद भी इस मुल्क से नहीं जाना चाहती थी। और अगर मामू ने वापस जाना ही था तो फिर मेरा शादी करना ही बेहतरीन था, क्योंकि मेरे जहन में तो वापसी किसी सूरत में नहीं थी। मामू के कहने की वजह से मैंने एक नया सूट पहना और बहुत अच्छे से तरीके से तैयार हुई। मैंने खुद को ही आईने में देखा तो मैं अपने आप को अच्छी लग रही थी। वहाँ कोई और था नहीं जिससे मैं पूछ सकती कि मैं कैसी लग रही हूँ, लेकिन मेरे मामू ने मेरी तारीफ की कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो। कुछ देर बाद ही एक आदमी आया और वो कोई हबशी था। मैं समझी कि मेरे होने वाले शौहर का कोई मुलाजिम होगा, लेकिन मामू उसको साथ लेकर दूसरे कमरे में चले गए। कुछ देर बाद वो दोनों वापस आए और उन्होंने कहा कि तुम इस आदमी के साथ चली जाओ, ये तुम्हारा शौहर है, मैंने देखभाल कर ली है। इस आदमी ने मुझे कहा कि चलो। मैं मामू की तरफ देख रही थी कि मैं कैसे किसी आदमी के साथ चली जाऊँ। मैं इतना तो जानती थी कि शादी के लिए निकाह करना जरूरी है, लेकिन मामू मुझे ही पकड़कर घर से बाहर ले आएगा। हर आदमी की गाड़ी खड़ी थी। मामू ने दरवाजा खोलकर मुझे अंदर बिठा दिया। दूसरी साइड से वही मर्द अंदर आकर बैठा। उसने गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैंने मामू को इशारा किया और उनके कान में कहा कि मैं कैसे इसके साथ चली जाऊं। मामू ने कहा कि बस तुम्हारी शादी हो चुकी है, आज के बाद इसी को अपना शौहर समझना, और मैं आज ही वापस पाकिस्तान चला जाऊंगा, इस मुल्क में अब नहीं रहूंगा, और ये घर भी इसी आदमी का है जहाँ हम इतने दिनों से रह रहे थे। ये कहकर मामू तो पीछे हट गए और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मेरे साथ कितना बड़ा धोखा हुआ था। मामू ने शायद मुझे बेच दिया था। इस आदमी ने मुझे कुछ भी नहीं कहा और खामोशी से गाड़ी चलाता रहा। न उसने मेरे रोने पर कोई एतराज किया और न ही किसी और बात पर उसने मुझे कुछ कहा। गाड़ी जाकर एक बहुत बड़े महलनुमा घर के सामने आकर रुकी। वो घर तो न जाने कहाँ से शुरू हो रहा था और कहाँ खत्म। मुझे उसने कहा कि गाड़ी से उतरो। मैंने नीचे उतरकर देखा तो वो कोई महल लग रहा था, इतना बड़ा और इतना शानदार कि मैं तो बस आंखें फाड़कर उसे देखती ही रही थी। इस आदमी के पोर्च में 2 गाड़ियाँ और भी खड़ी थी और ये तीसरी गाड़ी थी जिसमें से मैं उतरी थी, और तीनों ही गाड़ियाँ बहुत शानदार थी। हमारे गाड़ी से उतरते ही एक आदमी दौड़ता हुआ आया। उसने पिछली सीट से मेरा बैग और सूटकेस निकाल लिया। उसे अंदाजा हो गया था कि वो इस घर का मुलाजिम है। मैं हैरान हो रही थी, काला हबशी इतना अमीर है, लेकिन दिल भी दिल में खुश हो रही थी कि चलो मेरे मामू ने मुझे किसी अमीर शख्स को बेचा है, मैं इसे कहकर इसे निकाह कर लूंगी और फिर इस पूरे घर पर मेरी हुकूमत होगी। मैं तो ये सारी चीजें सोचते हुए अंदर गई, लेकिन वहाँ खड़ी दूसरी 2 गाड़ियों से मुझे अंदाजा हुआ कि ये घर में अकेला नहीं है, शायद इसके कोई भाई भी हैं जो इस घर में रहते हैं। जब मैं अंदर गई तो वहाँ हर तरफ मुख्तलिफ लोग भी रह रहे थे, लेकिन सबने यूनिफॉर्म पहने रखे थे एक जैसे। इससे अंदाजा होता था कि वो सब मुलाजिम ही हैं। वहाँ एक बूढ़ी सी मुलाजमा खड़ी थी। इसका लिबास बाकी मुलाजमीन जैसा नहीं था, लेकिन इसके बोलने के अंदाज से पता चलता था कि वो मुलाजमा ही है। उसने मुझे ले जाकर इस औरत के हवाले किया और उसे कहा कि मेरा ख्याल रखे। खुद तो न जाने किस कमरे में चला गया, लेकिन वो औरत मुझे लेकर एक कमरे में गई। वो कमरा बहुत ही खूबसूरती से सजा हुआ था, बिल्कुल मेरी उम्र के मुताबिक लग रहा था कि किसी छोटी लड़की का कमरा है। हर चीज गुलाबी गुलाबी और खूबसूरती से सजी थी। और सबसे बड़ी बात ये है कि वो जो मुलाजमा थी वो बोल नहीं सकती थी। उसने मुझे इशारों से बताया कि ये तुम्हारा कमरा है, यहाँ पर हर चीज मौजूद है, किसी चीज की जरूरत हुई तो मुझे बताना। उसकी मुझे कमरे में छोड़कर वापस चले जाने के बाद मैंने ये सारा कमरा देखा। कमरे के साथ अटैच बाथरूम था और दूसरी साइड पर शायद ड्रेसिंग रूम था, क्योंकि वहाँ हर तरफ अलमारियाँ लगी थी और उनमें हर किस्म के कपड़े, जूते, बैग्स, मेकअप का सामान, हर चीज रखी थी। एक तरफ एक बड़ा सा शीशा भी लगा हुआ था। मुझे तो ये सब की परियों की दुनिया लग रही थी। इन 3 हफ्तों में मैंने दुबई का माहौल देख लिया था। यहाँ पर लड़कियाँ ज्यादातर पैंट्स पहनती थी या इस किस्म के कपड़े। ऐसे कपड़े मैंने अपने 15 साल जिंदगी में भी नहीं देखे थे, और अब जब वही कपड़े मुझे अपनी अलमारी में पड़े नजर आए तो मैं इनको पहनने से खुद को रोक ना सकी। मैंने एक खूबसूरत सा ड्रेस पहना, मैचिंग जूते पहने, मेकअप किया और तैयार होकर कमरे में बैठ गई। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि मैं यहाँ से कहाँ जाऊँ। थोड़ी देर बाद वो बूढ़ी औरत आई और उसने मुझे इशारे से कहा कि मेरे साथ आओ। मैं नीचे गई तो टेबल पर खाना लगा हुआ था। उसने मुझे इशारा किया कि बैठकर खाना खा लो।
मुझे भूख तो वैसे भी लगी हुई थी, इसलिए खामोशी से बैठकर खाना खा लिया। ये उसका नाम नहीं जानती और ना ही वो मुझे बता सकती थी। तो खाना खाने के बाद मैं बाहर लॉन में निकल गई। ना मुझे किसी ने रोका और ना मैंने किसी से पूछा। थोड़ी देर बाद लॉन में बैठी घूमती रही तो पौधों को देखती रही और फिर घर अंदर वापस आकर अपने कमरे में चली गई। कमरे में टीवी भी लगा हुआ था। मैं टीवी पर फिल्म लगाकर देखने लगी। मुझे लगा शायद अभी आ जाएगा और कहेगा कि तुम्हारी शादी हो चुकी है वगैरह, लेकिन शाम से रात हो गई और ना ही मुझे किसी ने बुलाया और ना मैं कमरे से बाहर निकली। रात को मैं कमरे से बाहर निकली तो सामने ही एक किचन था जिसमें कुछ मुलाजमिन खाना पका रहे थे। औरत ने मुझसे इशारों में पूछा कि मुझे कुछ चाहिए, तो मैंने उसे कहा कि मुझे पता है, मैं खुद ही ले लूंगी। मैंने उससे पूछा कि वो सर कहाँ है, लेकिन उसने कहा कि उसे कुछ मालूम नहीं है क्योंकि वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। मैंने फिर खाना खाया, थोड़ी देर वॉक की और अपने कमरे में वापस आ गई। रात को मैं सुकून से कमरे का लॉक लगाकर सो गई। सुबह उठी तो मैं कमरे में अकेली थी। मैं तैयार होकर जब नीचे आई तो वो गूंगी मुलाजमा नाश्ता लगा रही थी। अब ये सिलसिला चल निकला। वो मुझे नजर आता, बस थोड़ी देर खड़े होकर मुझसे सलाम दुआ करता या फिर कुछ पैसे मेरे हाथ पर रख देता और बस मुझे यहाँ आए हुए तकरीबन 1 माह होने वाला था। इस 1 माह में मेरा कोई 5 से 6 दफा उस आदमी से सामना हुआ था और वो भी यहाँ तो खाने के मेज पर या बाहर आते जाते, और बस इसके अलावा मुझ पर किसी किस्म की रोक टोक नहीं थी। मैंने ये पूरा महल घूम फिर कर देखा था। मैं जब दिल चाहता सो जाती, जब दिल चाहता उठ जाती। ना ही वो शख्स मेरे साथ कोई गलत हरकत करता और ना ही उसने कभी मुझे अपनी बीवी समझा था। जहाँ तक कि मुझे मुलाजमा भी नहीं समझा था, मतलब मुझसे कोई काम भी नहीं करवाया जाता था। मुझे हैरत होती थी कि आखिर मुझे खरीद कर लाया ही क्यों है। और एक दिन जब मैं बाहर लॉन में बैठी हुई थी तो मुझे लगा कि इस आदमी के पास भी फुर्सत है। वो आकर मेरे पास बैठ गया और हम इधर उधर की बातें करने लगे। उससे मेरा नाम पूछा कि कितना पढ़ी लिखी हूँ, ये पूछा क्या क्या पढ़ लेती हूँ या मसरूफियत क्या है, यहाँ आने से पहले क्या करती थी, कहाँ रहती थी, कौन कौन था घर में, ये सारी बातें वो मुझसे पूछने लगा। मुझे हैरत हुई, कैसा बंदा है, मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानता, उसने मेरे से शादी क्यों कर ली या उसने मुझे क्यों खरीद लिया। लेकिन इससे बातें करना मुझे अच्छा लग रहा था क्योंकि सारे मुलाजमीन मसरूफ रहते, अपने काम से काम रखते। वो मुलाजमा रहती तो मेरे साथ साथ थी, लेकिन वो बात नहीं कर सकती थी। मैं बातें करने को तरसती होती थी। वो मेरे साथ बातें कर उठकर चला गया, लेकिन उसके बाद उस बुरी मुलाजमा ने मुझे इशारों से कहा कि जितना जल्दी हो सकता है यहाँ से भाग जाओ वरना बहुत बुरा होगा। मैं उसके इशारे बड़ी हद तक समझने लगी थी। मैंने उससे कहा कि ऐसा क्या है, लेकिन उसने मुझे जवाब नहीं दिया और उसके बाद तो अक्सर ही मुझे कहती कि यहाँ से भाग जाओ, लेकिन मैं इस मुल्क से कहाँ जाती। मैं तो किसी को जानती भी नहीं थी और आते हुए भी मुझे मेरे मामू लेकर आए थे। मुझे इस घर के तकरीबन हर एरिया से वाकिफ हो गई थी क्योंकि मैं फारिग होती थी और सारा दिन घूमती फिरती रहती थी। लेकिन एक कमरा था जो कि मुझे बाद में पता चला कि सब्जी का था। वो हमेशा लॉक हुआ करता था। इसके अलावा तो मैंने पूरा घर ही देख लिया था। मैं पता करना चाहती थी कि मुझे यहाँ क्यों लेकर आया है, लेकिन वो कहीं नहीं मिल रहा था। और फिर वो मुलाजिम औरत मुझे यहाँ से भाग जाओ, वापस चली जाओ, भाग जाओ वगैरह के इशारे करती रहती थी। अब जबकि मैं वापस उस जहन्नुम में जाने का सोच भी नहीं सकती थी, इसलिए मैं उस पर ज्यादा ध्यान नहीं देती। एक दिन उसने मुझे जबरदस्ती बाजू से पकड़ा और एक कमरे में ले गई। इस कमरे के एक दीवार में न जाने उसने क्या किया कि एयर साइड से कमरे का फर्श खुल गया और वो मुझे जबरदस्ती पकड़कर इस तय खाने में लेकर गई। और अंदर जो कुछ मैंने देखा वो तो मेरे कदमों तले से जमीन निकलने को काफी था। इस औरत ने मुझे इशारा करके कहा कि तुम्हारा अंजाम भी यही होगा। मैं तो फौरन वापस आ गई। मेरे पीछे पीछे वो औरत भी आ गई और उसने उठकर दरवाजा बंद कर दिया। अब तो मैं परेशान रहने लगी। मैंने उससे कहा कि मैं इस मुल्क में किसी को नहीं जानती, मैं वापस कैसे जाऊँ। मेरे मामू ने तो मुझे ये इस हबशी के पास बेच दिया है और मेरा तो दुनिया में और कोई भी नहीं है। इस पर मुलाजमा ने कहा कि तुम इसी मुल्क में बेशक मेहनत मजदूरी कर लो, लेकिन यहाँ से निकलो। इस तय खाने को देखने के बाद तो मैं खुद भी यहाँ से भागना चाहती थी, इसलिए तो कुछ पैसे मेरे पास जमा थे, वो लेकर चुपके से उस महल से निकल आई। इसे बाहर निकलने के बाद मुझे नहीं मालूम था कि मुझे कहाँ जाना है, क्योंकि इस मुल्क में जहाँ भी घूमने गई मामू के साथ गई थी और इतनी बड़ी तो थी नहीं कि मैं हर जगह को याद रखती और न ही इतनी पढ़ी लिखी थी कि किसी से कुछ पूछ लेती। वहाँ से निकलकर मैं बाहर बैठ गई। शाम हुई और दरवाजा उन्होंने बंद किया तो मैं वहाँ से बाहर निकल आई और सड़क के किनारे किनारे चलने लगी थी। जहन में बस एक ही चीज सवार थी कि मुझे इस घर में वापस नहीं जाना। न जाने मेरे साथ क्या हो जाएगा, बाकी तो कुछ मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मैं अकेली हूँ और ऐसे मुल्क में सड़क के किनारे चल रही हूँ जहाँ भी मेरे साथ कुछ हो सकता है। अचानक दूसरी तरफ से 2 लड़के आए और उन्होंने मुझे तंग करना शुरू कर दिया। मैंने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया, लेकिन मेरे से जबरदस्ती करने लगे। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक गाड़ी मेरे पास आकर रुकी और उसमें से वही हबशी निकला। उसने उन लड़कों को कुछ कहा और वो भाग गए। उसने मुझे पकड़कर गाड़ी में बिठाया और बगैर कुछ कहे गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं दोबारा खुद को उस हबशी के पास देखकर परेशान हो गई कि जानिब इस हबशी ने इस महल की तरफ गाड़ी ले गया और घर के पोर्च में गाड़ी रोकी और मुझे जबरदस्ती बाजू से पकड़कर नीचे उतारा और अंदर ले जाकर मुझे बिठा दिया और मुझसे पूछा कि मैं कहाँ गई थी और क्यों गई थी।
میں تو اس کا لہجہ سن کر رونے لگی اور میں نے اس کو کہا کہ میں مرنا نہیں چاہتی، جبکہ میں آپ کے تہہ خانے میں دیکھ چکی ہوں کہ آپ لوگ شادی کر کے لوگوں کو مار دیتے ہیں، وہاں مختلف قسم کی ہڈیاں پڑی ہوئی ہیں۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ہڈیاں ان لوگوں کی ہیں جو لوگ ان کے گینگ کے خلاف کام کرتے ہیں، ان کو اٹھا کر اس تہہ خانے میں پھینک دیتا ہے۔ وہ ایک گینگسٹر ہے اور اس نے مجھے اس لیے خریدا ہے کہ اسے خوبصورت لڑکی کی تلاش تھی جس کو وہ اپنی بیٹی بنا کر پیش کر سکتا، کیونکہ ابھی گینگ میں اس نے سب کو یہ کہا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور اس کی بیٹی بھی ہے، اور اس کی بیٹی ایشیائی ہے، اس نے پاکستان سے شادی کی تھی، اور اس جھوٹ کو سچ کرنے کے لیے اس نے مجھے خریدا ہے۔ اس جھوٹ کے پیچھے مقصد یہ ہے کہ اس گینگ کے پاس کچھ شیعہ لڑکیاں ہیں اور وہ ان کو آگے فروخت کرنا چاہتے ہیں، جبکہ میں لڑکیوں کو بچانا چاہتا ہوں۔ اور جب میں نے ان کو بچایا تو میرے گینگ نے مجھ سے پوچھا کہ تمہیں ایشیاؤں سے اتنا پیار کیوں ہے، جس پر میں نے انہیں کہا کہ میری بھی بیٹی ہے، میں انہیں بھی اپنی بیٹی بنا کر اپنے محل میں رکھنا چاہتا ہوں۔ انہیں معلوم نہ ہو کہ میں شادی شدہ نہیں ہوں، اس لیے میں نے تم سے نکاح بھی نہیں کیا، اور تمہارے ماموں کو اس لیے رقم دی کہ وہ پلٹ کر واپس کبھی نہ آئے اور تم میری بیٹی بن کر رہو۔ میں تو اس کی یہ بات سن کر حیران رہ گئی اور دل میں شرمندہ ہونے لگی کہ وہ شخص تو مجھے اپنی بیٹی بنا رہا ہے اور میں اس کی بیوی بننے پر تلی ہوئی تھی، لیکن دوسرے ہی دن وہ شخص نہ جانے کیسے کاغذات میں میرے نام کے ساتھ اپنا نام لکھوا لایا ولدیت میں، اور میں قانونی طور پر اس شخص کی بیٹی بن گئی، اور جس محل پہ میں راج کرنے کا سوچ رہی تھی اس میں میرا مکمل قبضہ ہو گیا تھا، اور شاید یہ میرے لالچ نہ کرنے کا